तो ये सारी बातें समझ में आ गई, व्हाट इज डिवैल्यूएशन, व्हाट इज रीवैल्यूएशन, व्हाट इज एप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, इतना क्लियर हो गया? पक्का? चलिए, तो बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले दिन दही कैसे जमाई गई होगी, कैसे डिसाइड हुआ होगा डे वन कि डॉलर का प्राइस क्या रहेगा। डॉलर तो एक ही पर्टिकुलर करेंसी है, ऐसी वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन न्यूमरस करेंसीज आर देयर, तो एवरी करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद एवरी करेंसी। बात नहीं समझ में? कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो सोचा गया कि भाई इंडिया किसके किसके साथ ट्रेड करता है, यूएस के साथ ट्रेड करता है, चाइना के साथ ट्रेड करता है, यूएई के साथ ट्रेड करता है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता है, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता है, रशिया के साथ ट्रेड करता है, बहुत ढेर सारी कंट्रीज हैं। तो इंडियन करेंसी को आप कितनी करेंसीज में एक्सचेंज करना चाहेंगे अगर सिर्फ इन कंट्रीज के साथ ट्रेड होता हो तो चिल्ड्रन? एटलीस्ट 6। कैसे डिसाइड होगा कि इंडिया का रुपी डॉलर में कितने का होगा, इंडिया का रुपी युआन में कितने का होगा, इंडिया का रुपी दिरहम में कितने का होगा, इंडियन का रुपी पाकिस्तानी रुपये में कितने का होगा, इंडिया का रुपी अफगानी रुपी में कितने का होगा, और इंडिया का रुपी रशियन रूबल में कितने में एक्सचेंज होगा? इट्स अ टफ टास्क टू डिसाइड। ऐसे ही चाइना का बिजनेस बहुतों के साथ चलता होगा, तो अगर पूरी दुनिया में टाइगर मूवी के तहत 206 या 208 देश हैं, तो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे सोचिए? 208 इंटू 208, 208 कंट्रीज 208 करेंसीज को एक्सचेंज करेंगी सब एक दूसरे, तो कम से कम 30-40 हजार कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इज इट इजी टू मैनेज दीज मेनी कॉम्बिनेशंस? नो। तो हेल्प ली गई किसकी? हेल्प ली गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक अंकल की। इन्होंने बोला भाई बहुत मुश्किल है कि हम 40,000 करेंसीज का एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करेंगे। तो इनसे बात हुई कि भाई फिर क्या किया जाए, हाउ टू डिसाइड कि कैसे कौन सी करेंसी कन्वर्ट होगी। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे। क्या करेंगे? करेंसी। और हमारी करेंसी का नाम क्या होगा चिल्ड्रन? XDR। पुराने जमाने में इसको बोला करते थे बच्चों SDR, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मतलब जनरल ड्राइंग कोई भी कर सकता है, स्पेशल हम करेंगे नहीं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्यों बोलते थे ये भी आपको बताऊंगा मैं। तो वर्ल्ड बैंक की एक करेंसी है और इसका क्या नाम है बच्चों? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सर ये करेंसी काम कैसे करती है? ये करेंसी कुछ ऐसे काम करती है। IMF कह रहा है कि हमारी जो करेंसी है SDR, वो कैसे इवैल्यूएट होगी? 1 SDR shall be equal to 0.001 grams of what? फाइन गोल्ड, 24 कैरेट जिसको बोलते हैं। तो अब अगर इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड किया चिल्ड्रन, आई रिपीट, इंडिया ने किसके साथ ट्रेड किया? यूएस के साथ। तो कैसे करेंसी हमारी कन्वर्ट होगी? और इंडिया अगर लेटेस्ट से रशिया के साथ ट्रेड करता है तो हमारी करेंसी कैसे कन्वर्ट होगी? इंडिया से रशियंस बोलेंगे कि भाई हमें रुपी नहीं चाहिए, हमें रूबल चाहिए। क्या चाहिए? रूबल। तो इंडिया विल गो टू IMF, वर्ल्ड बैंक, और उनको बदले में क्या देगा? गोल्ड। और गोल्ड के बदले वर्ल्ड बैंक से क्या मांगेगा? SDR मांगेगा। क्या मांगेगा? SDR। और ये SDR जाके किसको दे देगा? रशिया को। रशिया इन SDRs को वापस किसको चिपकाएगा? IMF को। और IMF से क्या लेगा? गोल्ड। 90% लोगों के सिर के ऊपर से बात उड़ चुकी है पूरी की पूरी। समझना क्या? अब इसको समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एज ऑफ टुडे इंडिया में चिल्ड्रन 10 ग्राम्स गोल्ड कितने रुपए का है? मान लेते हैं एक रफ फिगर लेके, हाउ मच? 70,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड है। तो 10 ग्राम गोल्ड अगर 70,000 का है तो 1 ग्राम कितने का होगा चिल्ड्रन? 7,000 रुपीज का। तो 0.1 ग्राम कितने का होगा? 700 रुपए का। 0.01 ग्राम कितने का होगा चिल्ड्रन? 70 रुपए का। एंड 0.001 ग्राम कितने का होगा? 7 रुपए का। समझ में आ गई बात?
यूएस में मान लीजिए सो कॉल्ड जो हमारा लेटेस्ट से गोल्ड है 10 ग्राम, उसकी प्राइस क्या होगी? एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं एंड इट इज $875 का 10 ग्राम गोल्ड है। कितना बच्चों? 10 ग्राम गोल्ड कितने का है? 875 का। तो यूएस में 1 ग्राम गोल्ड कितने का हो गया बच्चों? $87.5 का। यूएस में 0.1 ग्राम गोल्ड कितने का हो गया चिल्ड्रन? $8.75 का। 3:45 की क्लास में लोग जरा 3 मिनट पहले आया करें, नहीं तो हवाई जहाज तोड़ जाएगा 3:45 पे और आपका इमिग्रेशन चेक ही नहीं हो पाया है। देयर आफ्टर 0.01 ग्राम गोल्ड कितने का हो गया चिल्ड्रन? $0.875 का। एंड 0.001 ग्राम गोल्ड कितने का हो गया? $0.0875 का। तो यहां पे करेंसी कन्वर्जन कैसे कैलकुलेट हुआ? आपने दो बातें समझ ली हैं कि हिंदुस्तान में 0.01 ग्राम गोल्ड इज कॉस्टिंग हाउ मच? ₹7। और यूएस में 0.001 ग्राम गोल्ड इज कॉस्टिंग हाउ मच? $0.0875। कितनी बात समझ में आती? अब हिंदुस्तान के एक पर्सन ने यूएस के साथ ट्रेड किया। क्या ट्रेड किया सर? इंडियन पर्सन ने यूएस से गुड्स खरीदे हैं, इनके लिए इंपोर्ट है और इनके लिए क्या है बच्चों? एक्सपोर्ट। कितने रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है? $20,000 का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है बच्चों। कितने डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है? $20,000 का। सबको बात सुनाई पड़ गई? अब क्वेश्चन उठता है कि ये $20,000 का एक्सचेंज यूएस और इंडिया के बीच में पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? लिटरली टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि ये $20,000 इंडियन इंपोर्टर को पे करना है यूएस के एक्सपोर्टर को। तो हम $20,000 लेने के लिए जाएंगे एज एन इंडियन बायर अपने कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक हमें लेके जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई हमें कहां पे लेके जाएगा बच्चों? वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास। और ये हमें लेके जाएंगे यूएस के फेडरल रिजर्व के पास। फेडरल रिजर्व से हमें डॉलर्स दिलवा दिए जाएंगे और वो डॉलर्स लेके आरबीआई वापस आएगा, इंडियन इंपोर्टर को देगा। इंडियन इंपोर्टर के पास जो गुड्स आ चुके हैं उनका पेमेंट $20,000 उस अमेरिकन एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। बट सर बदले में इंडियन इंपोर्टर को रुपया कितना देना पड़ेगा? इफ आई से कि $1 ₹80 का है तो $20,000 के बदले रुपए जाएंगे 16 लाख। कितने? 16 लाख। ये तो आज आप बोलते हैं ना, डे वन तो मान लीजिए रुपी था ही नहीं, डे वन डॉलर भी नहीं था। बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब हम इस करेंसी कन्वर्जन के डिफरेंसेस पे, स्टैंडर्ड्स पे आए, क्या था हमारे पास जिसको हमने मिंट पैरिटी थ्योरी में बेस माना चल रहा है? गोल्ड। आईएमएफ कह रहा है मैं पगला जाऊंगा, 208 इंटू 208 लगभग 40,000 कॉम्बिनेशन बनाते बनाते। तो एक काम करते हैं, किसी को भी अगर किसी की भी करेंसी चाहिए तो एक स्टैंडर्ड मनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मनी। और वो स्टैंडर्ड मनी क्या था? एसडीआर था। क्या था? एसडीआर। अब इंडियन इंपोर्टर को पेमेंट करना है किसको बच्चों? यूएस एक्सपोर्टर को। इज दैट क्लियर? इंडियंस के पास जनरली कौन सी करेंसी होती है? रुपी, आईएनआर। और यूएस कौन सी लेना चाहेगा हमेशा? डॉलर। हमारे पास डॉलर नहीं, रुपी उनको चाहिए नहीं। बट दोनों कंट्रीज के बीच में कॉमन क्या है? गोल्ड। इज दैट क्लियर? अब इंडियन अथॉरिटीज विल बी विजिटिंग होम चिल्ड्रन? आईएमएफ। और यहां पे आईएमएफ से वो क्या खरीदेंगे? एसडीआर खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? एसडीआर। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? अब सर एसडीआर का दाम क्या है? चलिए एसडीआर का दाम भी आपको बता देते हैं। किन दो कंट्रीज में ट्रेड हो रहा है चिल्ड्रन? इंडिया। तो इंडिया और यूएस में एसडीआर, इसको सरदार जी मत मान लीजिएगा, एसडीआर का प्राइस इंडिया में कितना है? इंडिया में एक एसडीआर ₹7 का है और यूएस में एक एसडीआर $0.0875 का है। दोनों देशों में एसडीआर कितने रुपए का है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो अब आपको बड़ा मजा आने वाला है। इन इंडिया द प्राइस ऑफ एसडीआर इज हाउ मच?
7 रुपी, और यूएस में प्राइस ऑफ एसडीआर इज हाउ मच चिल्ड्रन? 0.0875। समझ में आ रही है इतनी बात? समझ में आ रही है इतनी बात? अब इंडियंस को कितने डॉलर चाहिए? $20,000 चाहिए, $20,000। बट इंडियन के पास है कौन सी करेंसी? रूपी। ये समझ में आ गया? इंडियन अथॉरिटीज विल गो टू आईएमएफ, और ये आईएमएफ से कहेंगे कि हमें एसडीआर दे दो। क्या दे दो? एसडीआर। तो इंडिया के पास दो चॉइसेस हैं। अगर उनके पास डॉलर्स होते, जो अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया आए थे वही सीधे पे कर देते, बात खत्म। बट इंडिया के पास डॉलर है ही नहीं। तो यहां पे इंडियंस को आईएमएफ क्या कहेगा? लाओ रुपया लेके आओ, तो बदले में हम तुम्हें क्या दे देंगे? एसडीआर। तो एसडीआर की जो वैल्यू है वो किस मेटल के बेसिस पे एस्टिमेटेड है? गोल्ड। और एक एसडीआर कितने रुपए का है चिल्ड्रन? हमें नहीं पता। गोल्ड में 0.001 ग्राम का है। हिंदुस्तान में अगर 10 ग्राम गोल्ड 70,000 का है, तो 0.001 ग्राम गोल्ड कितने का है? ₹7 का। तो 0.001 ग्राम गोल्ड इज द वैल्यू ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 1 एसडीआर। बातें समझ में आ रही है? अगर चिड़िया को हम पक्षी नहीं बोलेंगे, हम डस्टर बोलेंगे, और डस्टर अगर गिर गया तो हम बोलेंगे चिड़िया गिर गई। बात नहीं समझ में आई? आपके और मम्मी के बीच में कोड वर्ड चलता है पनीर की सब्जी को लेकर, क्योंकि पनीर की सब्जी बड़ी महंगी होती है और पड़ोस वाले दादाजी बोलते हैं मत बनाया करो, और आपने मम्मी से कहा पनीर को कूड़ा बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे? कूड़ा। तो मम्मी को आपने बोला आज कूड़े की सब्जी बनाइएगा, मम्मी कोड वर्ड में समझ गई। मम्मी कह रही कूड़ा बन गया, आओ खा लो। बगल वाले दादाजी क्या कहेंगे? बड़े अजीब टाइप के कूड़ा खाते हैं, छी 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 छी। बातें समझ में आ रही हैं? सो इंडिया में बच्चों इतनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड की कीमत कितनी है? 7 रुपए। If 0.001 gram of gold equals to 1 SDR and 0.001 gram of gold equals to ₹7, तो 1 SDR is equal to how much? 7 रुपी। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? एक पतंग 2 लटाई सद्दी के बराबर है। 2 लटाई सद्दी 100 रुपए की है, तो पतंग कितने की हो गई? सिंपल एज दैट, 100 रुपए की। 1 पिज्जा इक्वल्स टू 4 बर्गर्स एंड 1 बर्गर इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो पिज्जा कितने का हुआ? हम नहीं खाएंगे पिज्जा सर, बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, हम बर्गर ही खा काम चला लेंगे अपना। कितने का है? 200 रुपए। तो 0.001 ग्राम ऑफ गोल्ड इज द वैल्यू ऑफ 1 एसडीआर। इंडिया में 0.001 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने रुपए का है? 7 रुपए का। समझ में आ गया? तो एक एसडीआर इंडिया में कितने का हुआ? 7 रुपए का। इज दैट क्लियर? यूएस में 0.001 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने का है? $0.0875 का, क्योंकि $10 कितने का था? 875 का। ओ सॉरी, 10 ग्राम कितने का था? 875 का। समझ में आ गया? एंड 1 SDR is equal to how much in terms of gold children? 0.001 ग्राम गोल्ड। कोरिलेट कर देते हैं। अगर 0.001 ग्राम ऑफ गोल्ड एक SDR है और यूएस में 0.001 ग्राम ऑफ गोल्ड 0.0875 का है, तो यूएस में एक एसडीआर कितने रुपए का हो गया? गलत जवाब, रुपए का होगा ही नहीं, डॉलर का होगा। $0.0875। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? तो हमने दोनों करेंसीज को किसके टर्म्स में पहचानना है? किसके टर्म में? एसडीआर के टर्म्स में। इंडियन इंपोर्टर को कितने डॉलर चाहिए? $20,000। एक्सचेंज डॉलर में नहीं होगा, किस में होगा? एसडीआर में होगा, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है मेरा दिमाग खराब हो चुका है, करेंसीज दुनिया में ढेर सारी हैं, तो लेट मी हैव अ कॉमन करेंसी एंड व्हाट इज दैट? एसडीआर। तो आप आईएमएफ की दुकान पे गए, ढेर सारी करेंसीज शोकेस में सजी हुई हैं। आप यूएस का डॉलर भी ले सकते हैं, चाइना का युआन भी ले सकते हैं, यूएई का दिरहम भी ले सकते हैं, पाकिस्तानी रुपये, अफगानी रुपये और रशिया का रूबल भी ले सकते हैं। बट बदले में आपको खरीदने के लिए क्या चाहिए? एसडीआर चाहिए। समझ में आ गया? तो इतना कंटेंट कॉपी करिए, और मैथ्स लोगों को आती होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी हिंदुस्तानी को 1,00,000 एसडीआर चाहिए, 1,00,000, कितना रुपये देना पड़ेगा उसको? 7 लाख। भाई एक एसडीआर 7 रुपए का है,
तो 1 लाख एसडीआर के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा? 7 लाख। किसी अमेरिकन की जेब में $25,000 पड़े हैं। कितने? $25,000। और वो आईएमएफ की दुकान पे जाके कहता है मेरे को एसडीआर दे दो। तो उस अमेरिकन को आईएमएफ कितने एसडीआर देगा? बताइए, आसान है। अमेरिकन बायर की जेब में $25,000 पड़े हैं, $25,000, और वो आईएमएफ से कह रहा है मेरे को एसडीआर खरीदने हैं। तो आईएमएफ उसे कितने एसडीआर देगा? 25,000 डिवाइडेड होगा कि 25,000 मल्टीप्लाइड होगा? यूनिटरी मेथड लगा लो भैया, यूनिटरी मेथड लगा लो, डर क्यों रहे हो? एक एसडीआर इक्वल्स टू हाउ मेनी डॉलर? सबको क्लियर है? $0.0875 का एक एसडीआर है। यस और नो? तो $20,000 में कितने एसडीआर आएंगे? 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.0875। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 0.0875, 2,28,571 एसडीआर आ जाएंगे। कितने? 2,28,571 एसडीआर आ जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए वापस आते हैं अपने ज्ञान पे। चलिए वापस आते हैं ज्ञान पे। चलना वापस आते हैं। होली खेल रही है स्क्रीन। चलिए, समझ में आ गई बात? वैसे मैंने पहले सोचा था कि ये थ्योरी आपको पहले पढ़ाऊंगा, फिर मेरे को लगा नहीं, पहले मिंट पैरिटी बता दूं तब ये सब पढ़ाऊंगा। दिस इज द रियल एक्सचेंज चिल्ड्रन। रियलिटी में एक्सचेंज आज भी ऐसे ही होता है। आईएमएफ के पास कोई भी कंट्री अपनी करेंसी लेके नहीं जाती, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है भाई, टाइगर मूवी में सलमान खान ने कहा था कि 208 देश हैं। समझ में आ गया? 208 देश, 208 देशों के साथ एक्सचेंज करेंगे, 40,000 सुपर कॉम्बिनेशन बनेंगे कि नहीं? नहीं बनेंगे। बनेंगे तो आईएमएफ कहेगा मैं तो पगला जाऊंगा। तो अब कितने डॉलर की रिक्वायरमेंट हिंदुस्तानी भाई बहनों को है? $20,000 चाहिए। आईएमएफ कह रहा है डॉलर लेकर आओ एसडीआर ले जाओ, या एसडीआर लेके आओ तो डॉलर ले जाओ। हम इंडियंस को क्या चाहिए? $20,000। ये डॉलर फाइनली हमारे यूएस एक्सपोर्टर की जेब में जाएंगे। यूएस का प्राइस एक एसडीआर का कितना है चिल्ड्रन? 0.0875। तो ध्यान से सुनिएगा, यूनिटरी मेथड की कहानी लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड? भाई तैयार हैं? चलिए, तो यूएस में सो कॉल्ड प्राइस क्या है एसडीआर का चिल्ड्रन? $0.0875 इक्वल्स टू 1 एसडीआर। तो $20,000 के लिए कितना एसडीआर चाहिए? जवाब दे देंगे आप? 20,000 अपॉन 0.0875। पिछली बार 20 किया था, 25 किया था? 20 किया था। अच्छा, तो वही आंसर आ रहा है। 2,28,571 एसडीआर इक्वल्स टू $20,000। इतनी कहानी समझ में आई सबको चिल्ड्रन? इतनी कहानी सबको समझ में आई? इतनी कहानी सबको समझ में आई? इतनी कहानी सबको समझ में आई? चलिए, लोग सो जाते हैं बीच बीच में, और लोग ये भी सोचते हैं इनसे पूछो इतना है, बता इतना देते हैं। भैया ग्रेजुएशन में मनी एंड बैंकिंग में सिलेबस में है ये, और एग्जाम में सीबीएसई आईएससी में पूछा जाता है, एमसीक्यू में, असर्शन रीजनिंग में भी एसडीआर एक्सडीआर पूछे जाते हैं। गॉट इट क्लियर? तो ये मत सोचिएगा जो सिर्फ किताब में छपा है वही आएगा एग्जाम में। तो अब अगर हमें अमेरिकन को $20,000 देने हैं, तो बदले में हम कितना एसडीआर एज एन इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ के पास लेकर पहुंचेंगे? 2,28,571 एसडीआर देंगे तो आईएमएफ बदले में हमको $20,000 देगा। हम इंडियन हैं, हमें कितने एसडीआर चाहिए? एस्टिमेट हो गए। एक एसडीआर हिंदुस्तान में कितने का है? 7 रुपए का। तो कितना हिंदुस्तानी रुपया चाहिए इतने एसडीआर को खरीदने के लिए? इंटू 7। कैलकुलेटर से करेंगे तो एग्जैक्ट 16 लाख रुपए आ जाएगा राउंड ऑफ होकर। तो आप अपने 16 लाख रुपये को, हिंदुस्तानी करेंसी को, पहले कन्वर्ट किस में करेंगे? एसडीआर में। कितने एसडीआर लेंगे आप?
2,28,571। फिर दीज एसडीआर वुड बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स, और ये कहां चले जाएंगे? अमेरिका में। इंडियंस अगर सीधे सो कॉल्ड, मतलब आरबीआई, ये करेंसी हमारे आपके बीच में नहीं होती है, ये आरबीआई के पास होती है, तो आरबीआई की गुल्लक में अगर एसडीआर पड़े हैं, वो अमेरिकन फेडरल रिजर्व सिस्टम को इतना एसडीआर दे आएगा, कह देगा कि ले जाओ इसको आईएमएफ के पास, उनके पास हमारा रुपी जमा है, जाके एसडीआर देकर उनसे रुपी ले ले। तो रियलिटी में सिर्फ उतना ही डॉलर इंडिया में आएगा जितना प्रैक्टिकली वहां के रेजिडेंट्स कन्वर्ट करा के लाएंगे। हाँ यस, हाँ डायरेक्ट रुपी क्यों नहीं लिख सकते? मान लीजिए कि इंडिया से रुपी उन्होंने ले लिया और हमारी गवर्नमेंट बड़ी बदमाशी कर गई, ढेर सारा रुपी इस समय यूएस का, सॉरी इंडिया का यूएस में पड़ा है, बट हमारे पास नेग्लिजिबल डॉलर पड़े हैं, हमारे पास नेग्लिजिबल, तो उनकी करेंसी हमारे पास नहीं है, बट हमारी करेंसी उनके पास है, वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। मोदी जी ने मेरे को फोन किया, सर कल 8 बजे आप साथ में न्यूज में आ जाइए रात में और अनाउंस कर दीजिए। मैंने अनाउंसमेंट तो आप करते हैं, कह रहे हो आचार संहिता लागू है ना, अभी चल रहा है इलेक्शन, तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा मित्रों, भाइयों, बहनों, स्टूडेंट, सबको मैंने कवर कर लिया। मैंने कल से सो कॉल्ड जितनी इंडियन करेंसी थी सब खत्म, अब कल नहीं छपेगी। तो जो यूएस के पास जवा पर नोट पड़ी है वो किसी काम की होगी? बेकार हो गई। ये कर्मकांड ओरिजिनली हो चुका है जब 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था चिल्ड्रेन, तो नेपाल जो लोग घूमने आते जाते हैं वहां पे तो हर करेंसी चल जाती है, तो काफी 500 के और 1000 के नोट नेपाल में इंडिया के थे और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको लेने से डिनाई कर दिया। आज तक इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं लेंगे पैसा वापस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इंसाइट आ गया कि जो लोग अपनी करेंसी हिंदुस्तान में यूज नहीं कर पाए वो गाड़ी से नेपाल चले गए, वहां पे शॉपिंग की और करेंसी वहां दे के चले आए। गवर्नमेंट को तो मना नहीं करेगी, बट गवर्नमेंट को समझ में आ गई ये चालबाजी चाइना के थ्रू की गई है। तो गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट को बोला कि हम उतने ही टाइम पे पैसा वापस लेंगे जितने टाइम पे इंडियन से लेंगे। वो शायद 31 दिसंबर तक का पीरियड दिया गया था। उसके बाद ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया पहले आए थे बीच में नहीं आ पाए उनसे ले लेंगे, बट हम और कोई पैसा आपसे वापस नहीं लेंगे। तो नेपाल और इंडियन गवर्नमेंट का क्लैश भी हो गया। और एज ऑफ टुडे अगर आप नेपाल घूमने जाते हैं बच्चों, आपकी जो अभी 500 की नोट इंडिया में चल रही है ना, वो वहां एक्सेप्ट नहीं होती है। अब वो सिर्फ 100 रुपए की नोट ही एक्सेप्ट करते हैं बस। तो ये ओरिजिनली ऐसा हो चुका है। तो इस बेवकूफी को दूसरी कंट्री हमारे ऊपर खेल ना जाए, इसलिए हम बीच में एक इन्वॉल्व करते हैं इंटरमीडियरी, जो इन टाइम्स ऑफ डिस्प्यूट हमारे डिस्प्यूट को सेटल कर देगा। समझ में आ गया? अगर अफगानिस्तान बोले अमेरिकन को कि अपनी फोर्सेस भेजिए और तोरा बोरा की पहाड़ी में सौरभ सर के साथ ओसामा बिन लादेन छुपे हुए हैं, उनको मारना है, तो पहले यूएन से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अगर बिना यूएन के परमिशन या अप्रूवल से कोई भी कंट्री के फोर्सेस कहीं चले जाते हैं तो आप उनपे देशद्रोह लगा दोगे, आप कह दोगे वही टेररिस्ट थे बेसिकली। तो पहले आप यूएन से परमिशन लीजिए, जब इंटरनेशनल परमिशन मिल जाएगी तभी हम एक्ट करेंगे। जैसे आपने वो कसाब अंकल का नाम सुना होगा, बड़ा हिम्मती टाइप का था, आया निपट गया यहाँ पे। तो पता था उसने क्या किया, सब कुछ ओपन था। ये आज हमारे आपके सामने है। 100 साल बाद, आई रिपीट 100 साल के बाद, अदर गवर्नमेंट्स कुड हैव क्लेम्ड कि इंडियंस बड़े क्रूड मतलब क्रूएल टाइप के होते हैं, बड़े अजीब टाइप के होते हैं, बिना किसी की बात सुने समझे मार डाला इन्होंने दूसरी कंट्री के रेजिडेंट को। तो इसीलिए प्रॉपर ट्रायल चलाना बहुत जरूरी था, सो दैट ऑल द थिंग्स शुड कम ऑन पेन एंड पेपर। सब चीजें लिखी हुई हमारे पास होनी चाहिए। नहीं समझे? समझ में आ गया? 4 साल, हाँ इसीलिए 4 साल लग गए। गॉट इट क्लियर? नहीं तो कोई भी कल को क्लेम कर सकता था, और हमारे पास कोई एविडेंस होता ना तो 2, 4, 10 साल तो चीजें सबको याद रहती हैं, उसके बाद कभी याद रहेंगी क्या? कभी नहीं याद रहेंगी। तो पहले मैं मिल्क पैकेट खरीदने जाता था नमस्ते इंडिया से, एक बार एक्सपायरी डेट का मिल्क पैकेट दे दिया उन्होंने, हम पी भी गए, कुछ नहीं हुआ, बट अब बदला तो लेना था। तो बदला लिया, कह रहे सर तो क्वांटिटी गायब है। मैंने कहा पहले देखा नहीं था, अब कहो तो उल्टी करें निकाल दे पूरा मिल्क और क्या। समझ में आ गया? कह रहे नहीं सर रिप्लेस हो जाएगा। सर वो एक एप्लीकेशन दे दीजिए, उनका एक फॉर्मेट था, तो वो रिप्लेसमेंट का वो भरा, एक कॉपी मैंने अपने पास रखी, दूसरी उसने अपने पास रखी। कह रहा 3 दिन बाद आ जाइएगा। मैंने कहा एक पैकेट मिल के फिर आओ 3 दिन बाद। फिर मैं शाम को गया, जान पूछ के, मेरे को पता तो उसमें मिल्क खत्म हो जाता है। कह रहा सर आप लेट हो गए। मैंने कहा फिर तुम आ जाना पहुंचाने, नहीं आ पाया। कह रहा सर आप पैसे ही वापस ले जाइए। मैंने थैंक यू। समझ में आ गया? उसके बाद से नमस्ते इंडिया की शॉप को भी मैं गया ही नहीं, क्योंकि कागज पे था तो याद था, ऐसे होता तो शायद भूल जाते। तो इसीलिए नियम कायदे कानून बनाना बहुत जरूरी है। तो समझ गए व्हाट इज एसडीआर चिल्ड्रन? ऐसे ही रशिया का रूबल है, मान लो 1 रूबल इज लेट अस से सम वैल्यू ऑफ गोल्ड
तो वहां पे भी ऐसे ही एक्सचेंज होता है। तो $20,000 के बदले 16 लाख रुपए, ये तो डायरेक्ट बात है। बट हम 16 लाख रुपए लेकर आईएमएफ जाएंगे और उनसे क्या खरीदेंगे? एसडीआर। ये एसडीआर हम किसको दे देंगे? यूएस को। यूएस ये एसडीआर लेके किसके पास जाएगा? आईएमएफ के पास, और उनसे कन्वर्ट कर लेगा व्हाट? डॉलर। ये एसडीआर रखे रहेगा, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। और आईएमएफ के पास गोल्ड भी है, आप एसडीआर के बदले गोल्ड ले लीजिएगा। समझ में आ गया? तो अगर आप कभी गूगल करें और करेंसी कन्वर्जन की कोई वेबसाइट खोलें, उसमें आपको एसडीआर एक्सडीआर नजर आएंगे। मेरी बात पे विश्वास न हो, मैं अभी दिखा भी देता हूं आपको। इस कॉम्पोजिशन को कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए, so let's move further children and put the heading in your copies. Record keeping for international transactions. जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अमंग कंट्रीज करते हैं बच्चों, उसका एक हिसाब किताब मेंटेन होता है, एंड दैट हिसाब किताब इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट हिसाब किताब इज कॉल्ड एज व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट। It has two sides. The left one, जिसे आप बोलेंगे बच्चों इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड वी हैव राइट साइड जिसे हम बोलेंगे बच्चों व्हाट? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। सबको इतनी बात समझ में आ रही? सबको इतनी बात समझ में आ रही भाई? जब भी करेंसी का इनफ्लो होगा बच्चों, उसे बोला जाता है क्रेडिट आइटम। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोला जाता है? क्रेडिट आइटम। कॉमर्स स्टूडेंट्स अपनी अकल थोड़ी कम लगाएंगे यहाँ पे, और ये नहीं बोलेंगे सर क्रेडिट तो दूसरी साइड पे चलता था, ये लेफ्ट में कैसे चला आया? इकोनॉमिक्स में ये ऐसा ही चलता है, तो टेंशन लेने की जरा भी आपको जरूरत नहीं है। एंड आउटफ्लो इज कॉल्ड एज, क्रेडिट का उल्टा क्या होता है चिल्ड्रन? डेबिट आइटम। तो डेबिट का मतलब है वी आर इंडेटेड, हमें पैसे देने हैं। क्रेडिट का मतलब है वी हैव क्रेडिट वर्दिनेस, हमें इतना पैसा मिलना है या मिलेगा। समझ में क्या? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पुराने जमाने का फॉर्मेट है, जो लेफ्ट राइट करके बना है। आजकल लेफ्ट राइट नहीं बनता, आजकल ये स्टेटमेंट वर्टिकल बनती है। जितना इनफ्लो होगा वो ऊपर की तरफ, और जितना आउटफ्लो होगा वो नीचे की तरफ। बट समझने के लिए ये स्टेटमेंट ही आसान होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? दिस हिसाब किताब इज डिवाइडेड into two parts children. One constituting the recurring activities and other constituting the non-recurring activities. I repeat children, one constituting which type of activities? Recurring activities. तो recurring activities से जो भी पैसा आएगा या जाएगा, आप उसे at the top रिकॉर्ड करते हैं, and this portion is known as what? करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन इसको? क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। क्यों बोलते हैं करंट अकाउंट सर? बिकॉज इट रिकॉर्ड्स करंट ईयर एक्टिविटीज ओनली। एंड देन वी हैव अ पोर्शन विच रिकॉर्ड्स नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज अमंग नेशंस। और इस पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। प्लीज रिपीट, कैपिटल अकाउंट। तो दो बातें सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? दो बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए लेट स्टार्ट। इसको थोड़ा बक्से में बंद कर देता हूं ताकि नीचे से लीक ना हो जाए। चलिए बच्चों, शुड आई कंटिन्यू? शुड आई कंटिन्यू भाई? चलिए, सो 7 समुंदर पार है, तो नीले रंग से शेड कर देते हैं। पानी का रंग नीला ही होता है बेसिकली, ड्यू टू शैडो ऑफ द स्काई। तैयार बच्चों सब लोग? रेडी एवरीबडी? लगता है लोगों को नींद आ गई है। रेडी एवरीबडी? अभी भी कुछ लोग सो ही रहे हैं। चलिए, so when we sell goods to other countries children, the activity is called as export of goods or import of goods? Export of goods children। और जब दूसरी कंट्री से आप कुछ गुड्स खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे उसको? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। चिल्ड्रन, गुड्स कैन बी सीन, कैन बी टच्ड, इट हैज सो कॉल्ड
visibility or they are Mr. India invisible children? They have visibility. तो आप इन्हें so called एक और नाम देंगे and the name is what children? Visible items. आपने इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाया और यूएस को एक्सपोर्ट कर दिया. कैन यू सी दिस सॉफ्टवेयर चिल्ड्रन? कैन यू सी दिस सॉफ्टवेयर? नो. सो वी कॉल इट एज व्हाट? इनविजिबल. यू बॉट अ न्यू लैपटॉप एंड सो कॉल्ड उसमें विंडोज आपको लेटर से कॉपीराइट लाइसेंस्ड मिला था. आप उसे देख नहीं सकते, सिर्फ उसके सो कॉल्ड ऑपरेशन को महसूस कर सकते हैं. तो कौन सी तरह का आइटम हो गया बच्चों? इनविजिबल. इसे क्या बोलेंगे हम? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. खोपड़े में बात जारी है सबके? चलिए, मेरे को फोन आया जो बिडेन साहब का कि सर इंडिया में सुना जियो वाले फाइनेंशियल सर्विस लेके आ रहे हैं. मैंने कहा पूरे इंडिया में ही फाइनेंस का बोलबाला चल रहा है और देश बड़ी तरक्की पे है. तो कह रहे हैं सर आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा अपनी कंट्री के बिजनेसमैन के बारे में तारीफ कम करें और हमारा वो जो मोटोरोला है, हमारा जो जूम है, हमारा सोनी है, हमारा फिलिप्स है, हमारा मैकडॉनल्ड्स है, जरा डोमिनोज, इन सब के शेयर्स हमारी कंट्री के म्यूचुअल फंड्स में लोगों को इन्वेस्ट करने को बोले. मैंने कहा बात तो ठीक है बट आपके देश में उतनी कमाई नहीं है. एक काम करते हैं, अभी 3 महीने आप इन्वेस्ट करिए हमारे यहाँ और फिर हम भी इन्वेस्ट करेंगे. हम तो भाग जाएंगे. तो जब वो हमारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे बच्चों तो मनी विल कम इन और गो आउट. मनी विल कम इन. और हम उनके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो मनी विल गो. मैंने कहा चलो ठीक है, हम बड़े, हम ही पहल करते हैं, हमारी सोच बड़ी है मतलब. तो हमने मनी इन्वेस्ट किया और बदले में सो कॉल्ड उनकी जो कंपनीज हैं उन्होंने हमको डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब इनकम देनी स्टार्ट कर दी. तो मनी विल कम इन when we will get interest and dividend income or it will go out children? It will come in. वैसे ही बच्चों सो कॉल्ड जब उनके लोगों ने हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो यहां से पैसे इनकम्स के उनको जाने लग गए. तो दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट्स ऑफ इनकम्स. समझ में आ गई बात? मोदी जी जा रहे थे यूएस स्पेशल विजिट पे. किस लिए जा रहे थे सबको पता ही है. वहां बहुत बड़े स्टेडियम में उनका स्वागत है. इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे थे. जो बिडेन साहब ने कहा आए हो तो खाली हाथ मत जाओ. 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा दे दिया देश को. कितना चंदा? दिस इज, अच्छा 11,000 याद है, चंदा नहीं याद है. दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन यूनिलेटरल रिसिप्ट्स. क्या बोलते हैं इसको? यूनिलेटरल रिसिप्ट्स. सर यूनिलेटरल क्यों बोलते हैं भाई? यूनिलेटरल इसलिए बोलते हैं इट इज वन साइडेड. इसके बदले में आपको कोई भी काम हम करके उनको नहीं देना है. चंदे का पैसा है, दान धर्म का पैसा है. हमारे मोदी जी फिर चले गए पड़ोस में वो बांग्लादेश अफगानिस्तान की यात्रा पे. मेरे को फोन करके बोल रहे हैं कितना दे आऊं इनको. मैंने कहा यूएस ना बनिएगा, खजाना खाली हो जाएगा. वो नीरव मोदी और विजय माल्या वैसे लेके भागे हुए हैं. 100 करोड़ दे आइए बस. तो मोदी जी ने 100 करोड़ रुपए चंदा अफगानिस्तान को दे दिया. दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन यूनिलेटरल पेमेंट्स. खोपड़े में बात गई. तो ये 8 कैटेगरी के आइटम्स आपको एज सच मिलते हैं रोजमर्रा के जीवन में अमंग द कंट्रीज हिसाब किताब करने के लिए. समझे इन बातों को बच्चों? नहीं समझे? पक्का? चलिए, बट अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हिसाब किताब तो हो गया, देश भी चल रहा है, चीजें भी चली रही हैं, सब कुछ चल रहा है बढ़िया. फॉरेनर्स को काफी इंटरेस्ट आ गया इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई कंट्री इज वेरी बूमिंग एंड ऑल. तो हमने कहा चलो ठीक है. तो वो लोग हमारे देश में आ गए और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो मनी विल कम इन और गो आउट चिल्ड्रन? कम इन. तो हमने अपनी कुछ असेट्स सो कॉल्ड फॉरेनर्स को बेचनी स्टार्ट कर दी. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन. और हमारे देश के कुछ बच्चे यूएस गए, पापा जिद करने लग गए. जैसे जिद नहीं करते, पापा बांसुरी दिला दो, पापा तीर धनुष दिला दो, पापा मैगी खिला दो, पापा मोमोज दिला दो, पापा झूला झूलेंगे ट्रैम्पोलिन में. और वहां जाके और दलिद्रापा चालू. पापा ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खरीदना है. पापा ने मना किया तो हवाई जहाज बढ़वा दिया वहां पे. दूसरा कह रहा है पापा हमको ये पेंटागन खरीदना है. पापा कह रहे हैं चलो भैया खरीद लो कोई बात नहीं. तो बच्चों पैसे जाएंगे या आएंगे? जाएंगे.
सो परचेज ऑफ assets in foreign nations। खोपड़े में बात गई। वहां के लोग वो गोरे होते हैं, इसलिए मैंने गोरन लिख दिया था, आप इसको फॉरेन कर दीजिए। चलिए, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। हम वहां गए, हमने थोड़ा पैसा ऐसा दे दो, जरा शॉर्टेज चल रही है पैसे की। अमेरिकन बोले आप लोग तो बोलते हैं आपकी यहाँ बहुत कमाई है, बहुत तरक्की है। हाँ, तरक्की कुछ ज्यादा थी, विजय माल्या और नीरव मोदी मिला के 22,500 करोड़ लेके भाग गए। सौरभ सरकार 72 रुपए लेके भागे हुए हैं। कैसे? 9,000 करोड़ विजय माल्या लेके भागे थे। उस समय देश की आबादी 125 करोड़ थी, तो 9,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 125 करोड़ 72 रुपए आता है। इज दैट क्लियर? तो मेरा भी 72, आपके पापा मम्मी का 72 रुपए लेके भागे हैं। तो हमने उनसे सो कॉल्ड पैसा बोरो कर लिया, तो इट इज कॉल्ड एज बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन नेशंस। खोपड़े में बात गई? चलन खोपड़े में बात गई। और वो पड़ोसी कह रहे हैं भैया कुछ उधार उधार दे दो, हमारी स्थिति तो और ही खराब है। हमारे यहाँ तो गोभी भी 250 रुपए की बिक रही है, अब उनकी हालत और खराब है। तो सर वो नोट छाप लें, नोट छापेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन होगा, बट बोरो किया होगा तो संभाल के खर्च करेंगे। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लेंडिंग टू फॉरेन नेशंस। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? नहीं समझ में आई? अब बच्चे कहेंगे सर ये बोरोइंग और लेंडिंग आपने एकदम लास्ट में क्यों लिखा है? इसी का बेसिकली लॉजिक आपको समझना है। तो ये जो चार हरकतें हैं 9, 10, 11, 12, ये बच्चों नॉन रेकरिंग है। कौन सी है ये? नॉन रेकरिंग। ये कभी कभी होंगी, कभी कभी नहीं होंगी, ये रेगुलर नहीं है। हो सकता है इस साल 4 बार हो गया है काम, बट अगले 10 साल ये फिर हुआ ही नहीं। तो यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई भैया? यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। आई एम पुटिंग सम वैल्यूज, आप इन वैल्यूज को बिल्कुल मत लिखिएगा। मान लीजिए ये 10,000 करोड़ है और ये 8,000 करोड़ है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ और इंपोर्ट कम हुआ, पैसे आएंगे ज्यादा और जाएंगे कम, तो फेवरेबल है बच्चों की अनफेवरेबल है? दिस इज कॉल्ड एज फेवरेबल और अनफेवरेबल। आएंगे ज्यादा पैसे और जाएंगे कम पैसे, तो फेवरेबल हुआ कि अनफेवरेबल? फेवरेबल। सर्विसेज के लिए 20,000 करोड़ की सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई और 24,000 करोड़ की इंपोर्ट हो गई हैं, पैसे जाएंगे ज्यादा और आएंगे कम, तो वी आर इंडेटेड, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अनफेवरेबल। क्या हो गया? हाँ, पेमेंट ऑफ इनकम्स, उनकी लिए हम उनको इनकम दे रहे हैं, तो पेमेंट ऑफ इनकम ही लिखा जाता है। ओके, उनकी तो इनकम है ना, वो हम उनको पे कर दे रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए बाहर से आए और 1,000 करोड़ इंडिया से बाहर गए, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट 5 और 6 का अगर आप करेंगे बच्चों, तो इट्स फेवरेबल और अनफेवरेबल? इट्स फेवरेबल। 11,000 करोड़ चंदे में आया और 3,000 करोड़ चंदे में गया, तो चंदा वॉज फेवरेबल और चंदा वॉज मंदा फेवरेबल। चलिए, अब एक कहानी और सुन लीजिए। 10 + 20 + 3 + 11 इज व्हाट? 44। 8 + 24 + 3 + 1 इज हाउ मच चिल्ड्रन? तो 44 का इनफ्लो है और 36 का आउटफ्लो। ये सारी हरकतें 1 to 8 क्या डिफरेंस दे रही हैं? आएगा ज्यादा पैसा और जाएगा कम। कितना ज्यादा आएगा बच्चों? 8,000। वो 8,000 यहां से यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, यहां का बैलेंस यहां पे ट्रांसफर। 8,000 करोड़ हमारे पास सरप्लस है। आई रिपीट, 8,000 करोड़ सरप्लस है। 3,000 करोड़ की इलाहाबाद की, लखनऊ की, मुंबई की, हर जगह की सुलभ कॉम्प्लेक्स अमेरिका के जो बिडेन ने खरीद ली। कह रहे हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अपने जमादारों को अपॉइंट करेंगे हम यहाँ पे। तो 8,000 करोड़ ये प्लस में था बच्चों। 3,000 करोड़ की एसेट्स हमने बेची। व्हाट इज 8 + 3? 11। 2,000 करोड़ की हमने एसेट्स खरीद भी ली हैं। कितना बचा? 9 बचा है हमारे पास। इस पैसे को हम लेंड कर देंगे। सर क्यों लेंड कर देंगे? हमारे किसी काम का है ही नहीं। अगर हमारे किसी काम का होगा तो हम यूज करेंगे, एल्स व्हाट वील डू? वील लेंड दिस मनी। समझ में आ गया? तो लेंडिंग इज द आंसर ऑफ होल व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। समझे इस बात को बच्चों? वंस मोर, ये टोटल कितना आ रहा था चलन? 44। ये टोटल कितना आ रहा था? 36। डिफरेंस कितना आ रहा था? 8। 3,000 करोड़ की एसेट्स हमने बेची। 8 + 3 11।
17,000 करोड़ की हमने एसेट्स खरीदी हैं, कितना हो गया? 8 + 3 11 था, 17,000 करोड़ की एसेट्स खरीदी हैं, -6,000। हम इस -6 को कहीं ना कहीं से क्या करेंगे? बोरो करेंगे। तो सारी हरकतें करने के बाद 11 and 12 इज एक्चुअली योर आंसर्स। समझे इस बात को? नहीं समझे इस बात? समझ गए? चलिए, तो इन डिजिट्स का तो कोई काम हमको अभी है नहीं, ये थोड़ी देर में काम आएगा। पीपल अंडरस्टूड द न्यूमरस आइटम्स दैट वी हैव पुट हियर चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, ओब्लिक करके यहाँ पे एक दो चीजें आप और लिख लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स के बाद लिख दीजिए रिकवरी ऑफ लोन्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, रिकवरी ऑफ लोन्स। हमने कुछ कंट्रीज को लोन्स दिए थे, अब हमारे पैसे वापस आ रहे हैं। और यहां पे लिख दीजिए रीपेमेंट ऑफ लोन्स। हमने किसी कंट्री से उधार लिया था, नाउ द टाइम हैज कम टू रीपे देम। सो ये बात क्लियर हो गई बच्चों। 11 और 12 इज द फाइनल आंसर जो इस पूरी एक्टिविटी को एडजस्ट करता है। अगर सरप्लस बच रहा है तो वी लेंड, और अगर शॉर्ट हो रहा है तो व्हाट वील डू चिल्ड्रन? वील। समझ गए इतनी बात? चिल्ड्रन इतनी बात समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना। तो मेहंदी कैसे लग रही है सबको नजर आ रहा होगा। आइटम नंबर 1 और 2 के डिफरेंस को वील से समथिंग। आइटम नंबर 3 और 4 के डिफरेंस को वील से समथिंग। आइटम नंबर 5 6 7 8 के आइटम्स को आई विल से समथिंग। ये सर वी से आई क्यों गया? क्योंकि ये चीज आपको बुक्स में अभी नहीं मिलेगी, 12th के लेवल पे बाद में मिलेगी। सो जब भी आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, आई रिपीट चिल्ड्रन, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, तो पैसे आएंगे ज्यादा बट जाएंगे कम। आप इसे बोलेंगे फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। और पैसे गए ज्यादा और आए कम तो अनफेवरेबल। इसे बोलेंगे चिल्ड्रन बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। खोपड़े में बात गई या नहीं गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई भाई? चलिए, सिमिलरली 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 सर्विसेज के लिए टेक्स्ट क्या यूज होगा सबको पता है, कुछ खास बताने की जरूरत नहीं चिल्ड्रन। बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन? भाई लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। इसे बोलते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ इनकम्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल्स। बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल्स। और भी सर कुछ कहानी है? अरे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कहानियां ही कहानियां हैं। इन सब को आपको अब एक बास्केट में डाल देना है बच्चों, और इस बास्केट को एक नाम देना है। एंड व्हाट इज दैट नेम? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं डेलिबरेटली सेम कलर्स को इसीलिए यूज कर रहा हूं। अगर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारे आइटम्स में एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा ज्यादा है, 1 3 5 7 इज ह्यूज मोर एंड 2 4 6 8 इज वेरी 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 लेस। आएंगे ज्यादा पैसे और जाएंगे कम, तो फाइनली आपके पास फेवरेबलनेस होगा या अनफेवरेबलनेस होगा? फेवरेबलनेस। तो इन सब चीजों को आप क्या नाम देंगे? आप इन सब के नेट इफेक्ट को बोलेंगे चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन, मतलब जस्ट होल्ड ऑन नहीं बोलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जस्ट होल्ड ऑन बोलेंगे। यू विल बी कॉलिंग इट एज बैलेंस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सबसे बड़ा होता है जिसके अंदर ये चिंदी चोर आते हैं। तो अगर आपसे पूछे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स में क्या डिफरेंस है, पकड़ लेंगे आप? पक्का? चलिए एक चीज और मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स को मेनी अ टाइम्स वी हैपन टू कॉल एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स को मेनी अ टाइम्स आप बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज। पौच पौच तो नहीं हो गया कुछ भी? तो सबसे बड़ा क्या है बच्चों? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बॉक। क्या है सबसे बड़ा?
बॉब, बॉब मतलब पापा, बापू, बापू सबसे बड़े होते हैं, तो ऐसे ही याद रखना है, समझना है? पापा बोलते हैं ना, तो ये बॉपा है, पापा ही है। खोपड़े में बात गई। हिमेश रेशमिया पापा को पापा ही बोलते थे, ओ पापा ठीक है, नाक बंद करके। उसके अंदर दो सो कॉल्ड पोर्शंस आते हैं, रोजमर्रा की एक्टिविटी करंट और कभी कभी वाली कैपिटल। करंट के अंदर 4 पोर्शंस मैं बता रहा हूं, बुक में आपको 2 ही मिलेंगे, टेस्टिंग 2 की होती है बस अभी। और कैपिटल अकाउंट में तो 2 ही चीजें हैं बस। इज दैट क्लियर? ये जो 11 और 12 है ये बेसिकली इसका आंसर है। फाइन। गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैलेंस ऑफ सर्विसेज या इनविजिबल आइटम्स। और ये ज्ञान वर्धक है, व्हाट इट क्लियर? विटामिन डी है, नहीं भी खाएंगे धूप में बैठ जाएंगे तो सही हो जाएगा। बैलेंस ऑफ इनकम्स एंड बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल। 1 to 8 अष्ट धातु को क्या बोलेंगे? बोका, बोका बोका बोका, भोगा नहीं बोका। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, BOCK। तो बॉब के अंदर पहले बोका आएगा। समझ में आ गया? नहीं समझे? 9 + 11 एंड 10 एंड 12 इन सब का नेट इफेक्ट होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और इन सब को मिला के क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपके दादाजी हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, पापा घर पे ही रहते हैं, लोकल सिटी में है, चाचा जी यूएस चले गए हैं, 2-3 साल में एक बार आते हैं, महंगी टिकट है ना भाई, तो रोजमर्रा के अफेयर्स घर में किसको मैनेज करने हैं? पापा को। तो पापा करंट अकाउंट हो गए और चाचा जी कैपिटल अकाउंट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये हैं मम्मी, ये हैं आप, ये हैं छोटी भाई, और ये हैं छोटा बहन, छोटा भाई बहन मतलब। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? याद रहेगा करंट अकाउंट सबको? वॉज इट वेरी डिफिकल्ट? चलिए चलते चलते 2 चीजें और मार्क कर लीजिए, प्लस एंड माइनस। ये आपको बताएगा कि इनफ्लो इज प्लस एंड आउटफ्लो इज माइनस। खोपड़े में बात गई चलन, तो झटपट इसको कॉपी करें फास्ट। तो ये है बच्चों रिकॉर्ड कीपिंग। ये सर बोटी बोवी ये सब है क्या? वही है जो आपको पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम, सब इसमें लिखा हुआ है। रेकरिंग नॉन रेकरिंग सबको समझ में आ गया? चलिए, तो जब हम घर बनाना सीख चुके हैं तो बने हुए घर में रहें क्यों। तो अब आता है बच्चों इसका एनालिसिस। कभी भी ऐसा प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू एकदम सेम हो। कभी ना कभी कुछ थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम। अच्छा सर मान लीजिए सेम हो जाए, मैं चूरन खरीद के आम पापड़ बेचाऊंगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। बट अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? इक्विलिब्रियम। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। अच्छी बात बुरी बात? वैसे तो अच्छी बात है बट बुरी भी है। सर बुरी कैसे? ज्यादा पैसा हो जाएगा तो लड़के आवारा हो जाएंगे। समझ में आया? तो एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, या इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, बोथ आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिसइक्विलिब्रियम। कंट्री को ज्यादा चिंता कब होती है बच्चों? जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं या एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं? इंपोर्ट जब ज्यादा होंगे वही खतरा है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज, बाहर की कंपनीज, बाहर के बिजनेसेस हमें डोमिनेट करने लग जाएंगे, कमाई हमारी ले जाएंगे वो पूरा का पूरा पैसा। तो वी शुड बी मोर चिंतित फॉर डेफिसिट और सरप्लस चिल्ड्रन? डेफिसिट। तो आपको जिस डिसइक्विलिब्रियम का एनालिसिस करना है दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। हमें किसकी चिंता करनी है? बैड कोलेस्ट्रॉल की। क्या करें सर, आत्महत्या कर लें? समझ में आ गई? ना शरीर रहेगा ना कोलेस्ट्रॉल पनपेगा। सो डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है ये तो आपने समझ लिया। जब आपके इंपोर्ट्स ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम, द डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिसइक्विलिब्रियम। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, सो हेयर एंड आफ्टर चिल्ड्रन वी हैव कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड देयर आफ्टर कैसे इनकी मरम्मत करनी है। समझ में आ गया? तो मैंने अभी ये चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ इसकी रूपरेखा प्रदान कर रहा हूं जिसमें हमारा 80% चैप्टर निपट जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? बट इन चीजों को आप फिर से पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। पहले बेसिक बेसिक आपको सब बता दूं, इसलिए मैंने ये स्टाइल ऑफ टीचिंग इस चैप्टर के लिए अडॉप्ट किया है। नहीं तो बुक के हिसाब से चलेंगे तो वहां बाद का चैप्टर पहले लिखा हुआ है और पहले का चैप्टर बाद में लिखा हुआ है। तो सीक्वेंस तो खैर सिलेबस बनाने वालों को आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी क्लास तो ली नहीं। ऐसे ही मैं अभी डिस्कस कर रहा था मैथ्स के बारे में, चैप्टर नंबर 1 और 3 क्लास 11th में, 2 और 4 क्लास 12th में, प्योर मैथमेटिक्स का चैप्टर।
क्योंकि सिलेबस बनाने वाले क्लास नहीं लेते कभी, वो सिर्फ सिलेबस बनाते हैं बस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे बच्चों, एक्सपोर्ट बीइंग कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन? वी विल बी इंडेटेड टू अदर नेशंस, वी विल बी इंडेटेड। तो मान लीजिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो 4 लाख करोड़ रुपए के थे और इंपोर्ट जो थे वो 5 लाख करोड़ के हो गए, तो डिसइक्विलिब्रियम कितने का होगा? अनफेवरेबलनेस कितने की होगी? डेफिसिट कितने का होगा? एंटी सरप्लस कितने का होगा? $1 लाख। तभी से बोलो। मोर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इन इंडिया। हर बच्चा अपने पापा मम्मी से कह रहा है कि हमको आईफोन लेके दो, हमें अगर मारना है झापड़ भी तो यूएस वाले ग्लव्स पहनो फिर मारो, अगर हंटर से सुतैया करनी है, बेल्ट भी मारनी है तो यूएस वाली बेल्ट। तो इंडिया में फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अभी तक 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था, लगभग 3.5 पौने 4 लाख का इंपोर्ट भी होता था। बट अब बच्चों एक्सपोर्ट हो गया 4 लाख करोड़ और इंपोर्ट्स कितने हो गए? 6 लाख करोड़। तो इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड। तो हमारा जो बीओपी होगा दैट विल बी इन डिसइक्विलिब्रियम। नहीं समझे बात को? पक्का? इमिटेशन इफेक्ट, दूसरे का गाल लाल है तो अपना थप्पड़ मार के लाल कर लिया, सेब खा के लाल करिए। इमिटेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखा देखी इफेक्ट। व्हाट चिल्ड्रन? हाँ सर, हमारे घर के बगल में भैया को एक ससुराल वाले देखने आए थे। अरे वो नहीं होता है, मतलब दूसरे की नकल उतारना। इफ समबडी इज यूजिंग फॉरेन गुड्स, हम भी उन गुड्स को खरीदना चाहते हैं, तो हमारे देश में इंपोर्ट्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा। नहीं समझे बात को? अभी तक हमारा जो इंपोर्ट था वो 5 लाख करोड़ का था बच्चों, पता नहीं किसी ने मंत्र फूंक दिया, एक्सपोर्ट गिर के 3 लाख करोड़ हो गया। अब ये गैप बढ़ गया इन कंपैरिजन विद दिस, या सेम है बच्चों? बढ़ गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए। क्यों कम हो गए? उनको पता लग गया जिन गुड्स के ऊपर हमने लिखा था मेड बाय सौरभ सर, वो मेड इन चाइना थे, तो वो लोग खरीदना ही बंद कर दिए। समझ में आया? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इंडिया का इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा पापा एंड मम्मी मतलब प्लांट एंड मशीनरी को हमने खरीदा कि हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरल स्टडीज में क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दिया गया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे पाकिस्तान में होता था, अभी भी होता है वहां पे। वहां क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि कब कौन बदल जाए किसी को नहीं पता। तो अगर पॉलिटिकली हमारा देश अनस्टेबल है, विल फॉरेन कंपनीज बी कमिंग टू इंडिया एंड इन्वेस्टिंग देयर मनी? नो। तो पैसा बाहर से यहाँ आएगा ही नहीं, उल्टा जाएगा, तो हम इंडेटेड हो जाएंगे। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है सर? कल तक 75 रुपए का $1 था। आई रिपीट, कितने का? 75। हम $1 लाख का इंपोर्ट करते थे, तो टोटल इंपोर्ट हमारे देश में कितने रुपए का होता था चलन? 75 लाख का। अब डॉलर का दाम बढ़ के 82 रुपीज हो गया। यही $1 लाख का इंपोर्ट कितने रुपए का हो जाएगा बच्चों? 82 लाख। हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ डॉलर महंगा होने की वजह से हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हेविली प्राइस्ड हो गए, तो हमारा जो गैप था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था वो भी सिमिलरली बढ़ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे शायद, सर अगर 82 रुपए का डॉलर हो गया तो एक्सपोर्ट भी तो इसी के हिसाब से होगा। क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है कि डॉलर की प्राइस एक होती है, रियल वर्ल्ड में एक नहीं होती। जब आप डॉलर खरीदने जाते हो प्राइस इज समवॉट हाई, अपना डॉलर जब आरबीआई को वापस करने जाओगे प्राइस इज समवॉट लो। आरबीआई आपसे खरीदेगा थोड़ा सस्ता, बट देगा आपको थोड़े महंगे में। एक बाय प्राइस होता है और एक सेल प्राइस होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चों इनको मरम्मत करें या रहन दें, इनके हाल पे जाए मरे जाके, हमसे क्या मतलब? मरम्मत करें। पानी में ज्यादा रूह अफ़ज़ा घोल दिया, उल्टा उल्टा करके बाहर निकाल लो। कहने का मतलब जो कॉजेस थे इन्हीं का रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएंगे? मेजर्स बन जाएंगे। तो अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी वुड बी कंट्रोल्ड और नॉट? नहीं कंट्रोल होगी। 5 लाख करोड़ का इंपोर्ट, 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर देते हैं 6 लाख करोड़, बढ़ा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अनफेवरेबल था वो फेवरेबल हो जाएगा। हमारे गुड्स की डिमांड विदेशों में बढ़ गई। समझ में आ गया? पहले यहां का चूरन लोग वहां नहीं खाते थे, टेस्ट नहीं आता था,
जब से चूरन को नाली के पानी में मिला के बेचने लग गए, उसका टेस्ट अच्छा हो गया, विदेशी लोग बहुत खरीदने लग गए। विदेश के लोग पान खाने लग गए, सुरती चबाने लग गए, तंबाकू खाने लग गए, तो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। वहां बच्चे, पेरेंट्स अगर डांटते हैं, बच्चा 999 डायल करता है, यहाँ पे माताजी मारती है एक बेलन हाथ में, बच्चा सही हो जाता है, बेलन की डिमांड बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? पक्का? इमिटेशन इफेक्ट रिड्यूस हो गया। पहले कॉपी करते थे वहां के लोगों को, अब टिपते हैं? नो, अब हम उनके गुड्स खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, अपने यहां ही बना लेते हैं। एक्सपोर्ट्स विल राइज, फर्स्ट पॉइंट सेम है चिल्ड्रन। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम से कम करेंगे तो बाहर से प्लांट एंड मशीनरी वगैरह का इंपोर्ट भी चिल्ड्रन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। पॉलिटिकली वी आर हाईली स्टेबल, मोर फॉरेन पार्टनर्स वुड बी कमिंग टू इंडिया और लेस? मोर। पैसा आएगा बाहर से कि जाएगा बच्चों? आएगा, तो इनफ्लो ऑफ डॉलर बढ़ेगा, अपने आप हमारी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। रीवैल्यूएशन, कल तक जो डॉलर 75 का था आज हो गया 25 का, तो अब सो कॉल्ड हमारा जो रुपी है वो कम चाहिए उतना ही डॉलर खरीदने के लिए कि ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। नहीं समझ में आई बात? व्हाट इट क्लियर? अब हम पहले 75 रुपए का सो कॉल्ड $1 लेते थे, अब कितने का मिलता है बच्चों? 25 रुपए का। तो इंडिया का सो कॉल्ड नुकसान है कि फायदा है बच्चों? फायदा है कि नुकसान है? कैसे फायदा है? सस्ते में तो मिल रहा है, हम करेंगे क्या इस 25 रुपए के डॉलर को लेकर? हम करेंगे क्या? हम इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। बट पहले जो इंपोर्ट 75 लाख का 82 लाख में होता था, आज वही $1 लाख का सामान कितने रुपए का होगा? सिर्फ 25 लाख का हो जाएगा। सामान सस्ता मिलेगा ना हमको, हमको सामान सस्ता मिलेगा। आप फ्यूल खरीदते हैं कार में डलवाने के लिए महीने का 10,000 का, बट अगर इंटरनेशनल डॉलर का प्राइस कम हो जाए तो इंडिया में आने वाला पेट्रोल भी सस्ता होगा। तो जहां आप 10,000 रुपए महीने का पेट्रोल गाड़ी में डलवाते थे, हो सकता है वो 8,000 में भर जाए, तो 2000 आपका बच गया कि नहीं बच गया? इसी वजह से। नहीं समझे इस बात को? नहीं तो अगर आप ये देखें सर इंपोर्ट तो फिर बढ़ेगा, क्वांटिटी में इंपोर्ट बढ़ेगा बट वैल्यू में वो कम हो जाएगा। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सो कॉल्ड चैप्टर टाइटल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चे कहेंगे तो खत्म हो गया? नहीं, ये सिर्फ मैंने बाउंड्री वॉल खींची है बस, ताकि अब जब मैं आपको फॉर्मूली बुक के टेक्स्ट से पढ़ाऊं तो आपको समझ में आ जाए चीज। समझ गए? चलिए।